नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इससे पहले हमने राजपाल सिंह थ्योरी सीरीज के 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 10वां चैप्टर वाक्य रचना लेके आपके सामने आ रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले के 9 चैप्टर आप जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, आप लोगों ने देख लिए होंगे। अगर दोस्तों नहीं देखे हैं तो आप लोग एक बार, हमारी अलग से एक हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है थ्योरी सेशन की, आप लोग वहाँ पे जाके उन सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा। साथ ही आप लोग चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग एक बार जाके एमसीक्यूज को जरूर चेक करें उस चैप्टर के। राजपाल सिंह सीरीज के दोस्तों लगभग, कम से कम अगर आप लोग देखोगे तो कोई अगर छोटा चैप्टर है, अगर एक दो पन्ने का भी अगर चैप्टर आपको देखने को मिलता है तो 100 से 150 क्वेश्चन उस पर बने होते हैं। आप लोग वहाँ से जाकर एक बार उनको ज़रूर चेक करें, क्योंकि जब आप लोग जो सीरीज हमारा थ्योरी चल रहा है, इसको ख़त्म करने के बाद अगर एमसीक्यूज को देखते हैं तो आपका जो लेवल है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनने को देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज हमारा चैप्टर 10वां हम लेके आ चुके हैं, जो हमारा वाक्य रचना से संबंधित है। वाक्य, उपवाक्य और पदबंध जो हमारे होते हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम वाक्य को जानते हैं, वाक्य क्या होते हैं। तो वाक्य दो या दो से अधिक पदों का सार्थक समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता हो उसे हम वाक्य कहते हैं। क्या कह रहा है, वाक्य हमारा किसे कहा जाएगा? दो या दो से अधिक जो पदों का सार्थक समूह है जिसका पूरा अर्थ निकलता हो उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में मुख्यतः कर्म, कर्ता और क्रिया पाई जाती है। अच्छा दोस्तों, जो वाक्य होगा हमें, हमारा वाक्य में हमारा कर्ता भी होगा और उसमें कर्म भी होगा, यानी कि कर्ता के द्वारा जो कर्म किया जा रहा है वो भी होगा, और उसके साथ जो क्रिया उसकी करी जा रही होगी उसके बारे में भी उसमें डिस्कस किया गया होगा। तो उसे को हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। अगर देखा जाए, जैसे बुराई पर सच्चाई की जीत होती है, इस वाक्य में पूरा अर्थ निकल रहा है। अच्छा, बुराई पर सच्चाई की जीत होती है, इस वाक्य में पूरा अर्थ निकल रहा है, अतः यह वाक्य है। जबकि होती पर जीत है, सच्चाई बुराई को वाक्य में नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अच्छा, तो बुराई पर सच्चाई की जीत होती है कहने का मतलब है इसमें तो हमारा निकल जा रहा है, अतः वहीं पर हम क्या कहें कि जबकि होती है जीत है सच्चाई बुराई को, अगर वाक्य इस तरीके से हम देखें तो उस पर हमारा क्या निकल रहा है? कोई भी वाक्य नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि इसका कोई भी अर्थ क्या हो रहा है? नहीं निकल रहा है। अगर दोस्तों देखिए, वाक्यों के अंग देखते हैं तो वाक्यों के हमारे कितने अंग होते हैं? मुख्यतः दो अंग हमारे देखने को मिलते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमारा उद्देश्य और दूसरा विधेय होता है। तो उससे पहले वाक्य के अंग को जानते हैं कि वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह होता है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति होती है। जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें ही हम वाक्य का अंग या घटक कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा दोस्तों, वाक्य के जो मुख्यतः दो अंग होते हैं वो हमारा, एक तो उद्देश्य होता है, दूसरा हमारा विधेय होता है। अब इसमें देखेंगे दोस्तों, उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो, उद्देश्य, हम उसे हम क्या कहेंगे? उद्देश्य कहेंगे। ठीक हो गया। वाक्य में जिसके भी बारे में यदि अगर कुछ कहा गया है या फिर जिसके बारे में कोई चीज़ें बोली गई हैं तो वो चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी? उद्देश्य हो जाएगा। अगर उद्देश्य में कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है, यानी कि जो हमारा उद्देश्य है, उद्देश्य में कर्ता और कर्ता का ही विस्तार आता है। वहीं अगर विधेय में देखेंगे तो वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बातें बताई जाए उसे विधेय कहते हैं। अच्छा दोस्तों, मैंने क्या कहा था आपको थोड़ी देर पहले? मैंने कहा था वाक्य में जिसके बारे में जो बातें बोली जाएंगी उसे उद्देश्य कहेंगे। लेकिन विधेय क्या होता है दोस्तों? जो उद्देश्य के बारे में, अब हमने जिस चीज़ के बारे में बात करी गई थी उसी चीज़, उसी विषय के बारे में जो बातें कही जाएंगी वो क्या होगा? हमारा विधेय होगा। यानी कि उद्देश्य के बारे में जो बातें कही जाएंगी उसको हम विधेय कहेंगे। अच्छा, विधेय में क्रिया या फिर क्रिया का विस्तार, फिर क्रिया का पूरक आता है, यानी कि क्रिया का ही इसमें क्या किया जाएगा दोस्तों? विस्तार किया जाएगा। अच्छा, देखा जाए तो क्या कहता है कि परिश्रमी व्यक्ति सफल रहता है। अब परिश्रमी कहने का मतलब, परिश्रमी हमारा क्या है? कोई करता है, व्यक्ति हमारा उद्देश्य हो गया और सफल होना उसका विधेय हो गया। ठीक हो गया। उस व्यक्ति का क्या बताया उसने? विशेषता को बताई, जिसे हमने क्या कहा? विधेय कहा। ठीक हो गया। यानी कि परिश्रम तो हमारा कोई करता है जो क्या करेगा? परिश्रम करेगा। व्यक्ति आपका उद्देश्य हो गया, यानी कि कर्ता, उसको हम उद्देश्य मानेंगे, और जो सफल होना है उसे हम लोग इसमें क्या मान लेंगे? विधेय मान लेंगे। उसी तरीके से अभय इलाहाबाद में रहता है, तो अभय आपका उद्देश्य करता हो गया और उसका इलाहाबाद में रहना क्या हो गया? विधेय हो गया। यानी कि क्या कर रहा है? जो आपका उद्देश्य है उसकी विशेषता कौन बता रहा है? विधेय बता रहा है। यानी कि इलाहाबाद में रहता है करके बता रहा है, तो हम इस तरीके से उसको समझेंगे कि अभय इलाहाबाद में रहता है, तो अभय आपका उद्देश्य करता हो जाएगा, इलाहाबाद आपका विधेय हो जाएगा। ठीक हो गया। पहले वाक्य में व्यक्ति उद्देश्य करता, परिश्रमी कर्ता का विस्तार एवं सफल रहता है, तो विधेय है। दूसरे वाक्य में अभय उद्देश्य एवं इलाहाबाद में रहता है, विधेय है। ठीक हो गया। उपवाक्य देखें दोस्तों, तो उपवाक्य में हमारे क्या होते हैं? ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का अंग भाग हो और जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, उपवाक्य कहलाते हैं। अच्छा दोस्तों, हमने उपवाक्य किसे कहा? कि कह रहा है कि ऐसा पद का समूह
जिसका अपना ही अर्थ हो, जो एक वाक्य का अंग हो और जिसमें उद्देश्य और विधेय दोनों ही उपवाक्य हमारे मिलते हों। ठीक हो गया, इनकी उद्देश्य और जो हमारा विधेय है दोनों ही जिसमें अगर मिल रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, उपवाक्य कहलाएगा। ये तरह हमें इस तरीके से समझाता है। अब देखिएगा, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों रचना के आधार पर वाक्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। आपको अगर पेपर टफ बनाना है तो आयोग इस चैप्टर को पकड़ लेता है और यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं। तो देखिएगा, साधारण या सरल वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य आपके होते हैं। अच्छा दोस्तों, हम क्या साधारण वाक्यों को देखें तो साधारण वाक्यों की पहचान और मिश्र वाक्यों की और संयुक्त वाक्यों की जो पहचान है वो किस तरीके से करी जाएगी, आज मैं आपको इनकी ट्रिक बताऊंगा। अगर आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से अगर स्किप बिना स्किप किए अगर देखा तो आपको जरूर आगे समझ में आने वाला है। तो देखिएगा, साधारण या सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य में सबसे पहले हम साधारण या फिर सरल वाक्य को देखें तो जिन वाक्यों में एक उद्देश्यकर्ता और एक विधेय क्रिया हो उसे हम साधारण या फिर सरल वाक्य कहते हैं। अच्छा दोस्तों, एक विधेय आपका कर्ता होगा और एक विधेय आपकी क्रिया, यानी कि जिसमें एक सिंगल फॉर्म में अगर आपका काम हो रहा है तो आपका साधारण या फिर सरल वाक्य हो गया। साधारण शब्दों में कहें तो जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे हम साधारण या फिर क्या कहेंगे, सरल वाक्य कहेंगे। अच्छा दोस्तों, आप लोग इतना याद रखिए, अगर आपको एक उद्देश्य या फिर एक विधेय करता हो अगर ये याद नहीं रह रहा है तो आप केवल इतना याद रखें कि अगर साधारण वाक्य में अगर आपको याद करना है तो जिसमें केवल एक ही बार क्रिया हो रही होगी, एक ही मुख्य क्रिया हो रही होगी, वही आपका क्या होगा, साधारण या फिर सरल वाक्य होगा। अच्छा दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल देखें इसके तो देखिए क्या इसमें एक ही बार क्रिया हो रही है, तो देखेंगे हम। अब दोस्तों देखिएगा, वाक्य के भेद इसने बताए हैं हमें। सबसे पहले तो वाक्य के भेदों को देखेंगे कि वाक्य के भेदों में क्या कह रहा है। तो रचना के आधार पर दोस्तों हमारे कितने हो रहे हैं, साधारण, सरल, संयुक्त और मिश्रित हो गया। अर्थ के आधार पर दोस्तों ये हमारे 8 होते हैं। उसके बाद जाके हम सरल वाक्यों के उदाहरण को देखेंगे। ठीक हो गया। विधि या विधानवाचक वाक्य, निर्देशवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य और आपका प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक या फिर विस्मयवाचक बोध्य हो गया, वाक्य हो गया। और वहीं आपका संदेहवाचक वाच्य या फिर संदेश सूचक वाक्य हो गया, इच्छावाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य हो गया। दोस्तों अभय पढ़ता है, अब मैंने क्या कहा, एक ही क्रिया हो रही होगा, कहा किसमें, साधारण वाक्यों में। साधारण वाक्यों के उदाहरण मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा कि एक ही क्रिया हो रही, अभय क्या आपका उद्देश्य है, यानी कि एक उद्देश्य एक क्रिया, मैंने कहा था ना आपको पहले, एक उद्देश्य और एक क्रिया जहाँ पर हो रही होगी वो हमारे साधारण या फिर सरल वाक्य कहलाएंगे। ठीक हो गया। तो अभय पढ़ता है, अभय हमारा क्या हो गया, उद्देश्य या फिर इसको हम कर्ता मानेंगे। वहीं पढ़ता को हम क्या मानेंगे, विधेय या फिर इसको क्या मानेंगे, हम मुख्य क्रिया मानेंगे। तो अभय पढ़ता है हमारा क्या हो जाएगा, एक सरल वाक्य हो जाएगा। उसी तरीके से अगर देखें तो दोस्तों सुनील खेलता है, तो सुनील आपका एक क्या है, कर्ता उद्देश्य है और खेलना उसका क्या है, विधेय मुख्य क्रिया है। तो दोस्तों अगर इन दोनों को हम देखें तो क्या हो जाएगा, सुनील खेलता है यानी कि एक क्रिया का जहां पर बोध हो रहा है वो हमारे क्या कहलाएंगे, सरल या फिर साधारण वाक्य कहलाएंगे। अच्छा, उसके बाद अगर देखें दोस्तों तो मिश्रित या फिर मिश्र वाक्य हमारे क्या होते हैं, जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक वाक्यों से की गई हो, जिसमें एक या मुख्य प्रधान उपवाक्य हो, अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। क्या एक बार और समझें तो देखिएगा क्या कह रहा है, जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक उपवाक्यों से की गई हो। अब जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक उपवाक्यों से की गई हो, जिसमें एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो, एक तो मुख्य होगा या फिर उसमें क्या हो, प्रधान उपवाक्य हो, और अन्य आश्रित उपवाक्य हो। एक तो उसमें आपका प्रधान उपवाक्य होगा, बाकी की जो है वो आश्रित उपवाक्य होंगे, तो उसे हम क्या कहलाएंगे, मिश्र वाक्य कहेंगे। अच्छा दोस्तों, मिश्र वाक्य में मुख्य या प्रधान वाक्य एक ही रहता है, लेकिन आश्रित उपवाक्य एक से अधिक हो सकते हैं। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि जो हमारा मिश्र वाक्य होगा उसमें मुख्य या प्रधान उपवाक्य, हमारा जो प्रधान जो वाक्य है वो केवल एक ही रहेगा, बाकी के जो जितने भी उपवाक्य होंगे वो सारे हमारे क्या होंगे, आश्रित रहेंगे। अच्छा, आश्रित उपवाक्य मुख्य या प्रधान उपवाक्य पर आश्रित रहता है। अच्छा, जो आश्रित उपवाक्य है वो मुख्य या प्रधान जो उपवाक्य होगा हमारा उस पर ही आश्रित रहेगा। आप सही बात है, क्योंकि एक प्रमुख है तो बाकी तो उस पर आश्रित ही रहेंगे। फिर क्या कहता है, मिश्र वाक्य में एक मुख्य उद्देश्य और एक मुख्य विधेय के अलावा अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। अब क्या कह रहा है कि जो मिश्र वाक्य है उसमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य एक क्रिया के बाद क्या होता है कि जो आपकी अधिक समापिकाएं जो क्रियाएं होती हैं वो भी उसमें क्या होती हैं, कह रहा है सम्मिलित होती हैं। अच्छा, अगर मैं देखूं, मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, अगर आपको मिश्र वाक्य को अगर कभी पहचानना है तो आप प्रयोग में देखिएगा, जब आपका वाक्य अगर कोई दिया होगा तो उनको जोड़ने के लिए जो अव्यय शब्द का प्रयोग किया गया होगा वो की शब्द का ही प्रयोग किया गया होगा। अच्छा, इसके जोड़ने के लिए कुछ शब्दों का हमारा प्रयोग किया जाता है, देखिएगा आपको आगे वो भी देखने को मिलेंगे। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। अब दोस्तों मालिक ने कहा कहने का मतलब है मुख्य उपवाक्य आपका मालिक ने कहा है और की आपका एक अव्यय शब्द आ गया, और कल छुट्टी रहेगी आपका क्या है, एक आश्रित उपवाक्य। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोगों ने
यहाँ पर अगर नहीं देखे हैं अव्यय, तो मैंने इससे पहले जो चैप्टर कराए हैं उस पर आप लोग जाके अव्यय देख सकते हैं, और अव्ययों की जो फॉर्म है वो क्या क्या होती है वो आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अव्यय की कहाँ से बीच में आ गया, तो इससे पहले ही इसीलिए हमने अव्यय पढ़े थे, ताकि हम अगर आगे अव्ययों का प्रयोग करें तो हम वहाँ पर उनको बेहतर तरीके से समझ पाएँ। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं दोस्तों, तब वह प्रयागराज छोड़कर चला गया। अब दोस्तों, अब तब कह रहा है, तब जब, अब जो शब्द ऐसे आते हैं जो प्रथम में आ जाते हैं, ऐसे शब्द कभी भी ध्यान दीजिएगा, जैसे जब तब कब ऐसे जब शब्द आएंगे, तो जब वो अगर प्रारंभिक में आ रहे हैं तो वो क्या है, हमारे अव्यय शब्द हैं और वो मिश्र वाक्य के अंतर्गत आ रहे हैं। आप लोगों ने इस तरीके से समझना है। तब वह प्रयागराज छोड़कर चला गया, तो जब दोस्तों ऐसे शब्द आपके आने वाले हैं तो आप लोगों को समझ जाना है कि आपके मिश्र वाक्य हैं, यानी कहने का मतलब जो तब है वो अव्यय शब्द है और चला गया आपका आश्रित उपवाक्य है। ठीक हो गया। उसी तरीके से यदि है, तो यदि भी आपका क्या हो जाएगा, यदि कठिन परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। अब यदि जो शब्द है दोस्तों वो हमारा एक क्या है, अव्यय शब्द है। बात समझ में आ रही है। यदि जो शब्द है वो हमारा अव्यय शब्द है, कठिन परिश्रम करोगे जो शब्द है वो हमारा मुख्य उपवाक्य है, तो जो शब्द बीच में लगा फिर से आपका अव्यय का कार्य करेगा। उत्तीर्ण हो जाओगे यानी कि आश्रित उपवाक्य, आश्रित यानी कि यदि कठिन परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। ऐसे जहाँ पर शब्द आपको लिंक करने वाले आएंगे, यहाँ जहाँ पर आपके दो अव्यय आ रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे अधिक क्रियाओं का बोध हमें होता हो, तो वहाँ पर हमारे क्या हो जाएंगे, मिश्र वाक्य के रूप में हम उनको जानेंगे। यदि तो समुच्च बोधक अव्यय हैं। अब देखिएगा, यदि और जो तो हैं वो हमारे क्या हैं, समुच्च बोधक अव्यय हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं। अब दोस्तों जो इसमें की शब्द लगा है, ये की शब्द हमारा क्या है, एक अव्यय शब्द है। तो आप इसको कैसे पहचानेंगे, अगर कहीं पर अगर कि, यदि, जब, कब, जो प्रारंभिक में अगर ऐसे शब्द लगे तो हम उनको किस तरीके से जानेंगे, उनको हम जानेंगे कि क्या ये हमारे मिश्र वाक्य हैं। अब मैं कह रहा हूं, जो काला कुत्ता है वह तेज दौड़ता है, या फिर मैं कहूं, काला कुत्ता है जो तेज दौड़ता है। अगर मैंने इस तरीके का प्रयोग किया तो फिर भी ये हमारा मिश्र वाक्य है ना। अब मैं कह रहा हूं, अगर मैं कहूं कि काला कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, ये हमारा क्या हो गया, काला कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, ये हमारी क्या हो गई, एक साधारण वाक्य हो गया। अगर मैं कहूँ, मैं इसी को अगर मिश्र में बदल दूं ना, मैं कहूँ अगर इसी को मैं अगर मिश्र वाक्य में बदलूं तो मैं क्या कहूँगा, काला कुत्ता है जो बहुत तेज दौड़ता है। अब मैं कहूँ इसी को अगर मैं संयुक्त वाक्य में बदलूं तो मैं कहूँगा, काला कुत्ता है और तेज दौड़ता है, काला कुत्ता है और तेज दौड़ता है। तो इस तरीके से हम इनका परिवर्तन करते हैं। अब आप लोगों को उसके लिए खुद से एक बार प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हम जो ये वाक्य हैं इनका प्रयोग में अगर करेंगे तो हम लोग किस तरीके से जो हमारी साधारण वाक्य है उससे किस तरीके से हम मिश्र बनाएंगे और किस तरीके से उसको हम क्या बनाएंगे, इसका संयुक्त वाक्य बनाएंगे। तो मिश्र वाक्य को जोड़ने वाले जो अव्यय शब्द होते हैं उनको आप इनको प्राथमिकता दीजिएगा, क्योंकि ये शब्द अगर यदि आपको याद हो गए तो कहीं ना कहीं आपके बहुत काम आएंगे। अब मैं कहूँ, रमेश स्कूल जाता है क्योंकि उसे पढ़ना है। अब क्योंकि जो बीच में आई भी तो हमारा अव्यय शब्द है ना। अब मैं उसी का अगर संयुक्त बनाऊं तो रमेश स्कूल जाता है और उसे पढ़ना है। अब और शब्द जहां पर बीच में जुड़ गया तो इसका मतलब संयुक्त हो गया ना। तो दोस्तों देखिएगा, जो मिश्र वाक्य को जोड़ने वाले कुछ अव्यय शब्द होते हैं हमारे, वो कौन कौन से होते हैं, जैसे की हो गया, जो हो गया, जिसे, जिसने, वह, ऐसा, तो, यदि, तो, उसे, जब, तब, जहां, यद्यपि, तथापि, तक, क्योंकि, इसलिए, जो, यह, वह, ज्यों ही। ठीक हो गया। अब मैं कह रहा हूं, जो वह बच्चा है काफी तेज दौड़ता है। अब आप लोगों ने समझ जाना है कि जो शब्द का प्रयोग अगर प्रारंभिक में हो रहा है तो ये हमारा मिश्र वाक्य हो सकता है, बाकी हम इसको किसी दूसरे ऑप्शन में नहीं डालेंगे। बात समझ में आ रही है। जिसने आपको बताया आप उसी से पूछिए। अगर मैं कह रहा हूँ जिसने आपको बताया आप उसी से पूछिए, तो कहने का मतलब है जो जिसने शब्द है हमारा, जो प्रारंभिक में हमारा जिसने शब्द आ रहा है वो हमारा क्या है, एक मिश्र वाक्य है। दोस्तों मिश्र वाक्यों का आप प्रयोग करिएगा, अगर प्रयोग के आधार पर ही आपके समझ में आ पाएंगे। यदि अगर आप लोगों को मैं डेफिनेशन के आधार पर बता रहा हूँ तो आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन जब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो आपके बेहतर समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग खुद से एक बार इस तरीके से इनके प्रैक्टिस करिएगा। मैंने आपको दिए हुए हैं, यदि अगर आप लोगों को इनको रिटर्न करना है, अगर लिखना है इनको, तो आप लोग इनको राइट भी कर सकते हैं ना। राइटिंग वर्क करके आप लोग इनको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब देखें दूसरा हम तो क्या कहता है कि जो आश्रित उपवाक्य है हमारे, तो आश्रित उपवाक्य वाक्य का वह भाग जो वाक्य के मुख्य उपवाक्य पर आश्रित हो उसे ही हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उपवाक्य के तीन प्रकार होते हैं। एक तो आपका संज्ञा उपवाक्य है, ठीक हो गया, दूसरा आपका विशेषण उपवाक्य है, और तीसरा आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अब कभी अगर आप लोगों से क्या पूछ दिया जाएगा कि जो आश्रित उपवाक्य हैं वो हमारे वाक्य का क्या होता है, वाक्य का वह भाग जो मुख्य उपवाक्य पर आश्रित होता है, ये तो हमने पहले पढ़ा था। लेकिन जो आश्रित उपवाक्य होते हैं उसके भी हमारे तीन भाग होते हैं। तो भाई साहब जो तीन भाग हमारे होते हैं वो तीन भाग कौन कौन से होते हैं, तो पहला तो हमने पढ़ा कि जो संज्ञा उपवाक्य है, दूसरा हमने पढ़ा विशेषण उपवाक्य है, और तीसरा जो हमने पढ़ा वो क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। क्या इनके बारे में डिस्कस करें? जी बिल्कुल। देखिएगा, संज्ञा उपवाक्य, जब आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा उपवाक्य कहते हैं।
अब क्या कह रहा है, अगर संज्ञा की जहां पर बात हो रही होगी तो क्या करेगा, जब जो आश्रित उपवाक्य है वो मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर जब आएगा, समझ रहे, किसके स्थान पर, संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर आएगा जब मुख्य उपवाक्य की जो कोई हमारा आश्रित उपवाक्य है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, संज्ञा उपवाक्य कहलाएगा। अच्छा दोस्तों, अगर पहचान की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो क्या कहता है कि संज्ञा उपवाक्यों से पहले की लगा रहता है। बात समझ रहे हैं, संज्ञा उपवाक्यों से पहले क्या लगा रहता है, की लगा रहता है। जो की हमारा क्या था, एक अव्ययी शब्द था। क्या था, एक अव्ययी शब्द था जिसे हम किस में यूज कर रहे थे, मिश्र वाक्यों के रूप में, अव्यय का प्रयोग के रूप में हम उसको यूज कर रहे थे। अब देखिएगा दोस्तों, इसमें क्या कहता है कि गांधी जी ने कहा कि, अब देखिए जोड़ने के लिए क्या बोल दिया उसने, की जो शब्द लाया, तो ये की शब्द हमारा क्या था, एक तो हमारा ये आश्रित था, आश्रित कहने का मतलब ये अव्यय शब्द था, और इसने क्या किया, जो मुख्य क्रिया है उससे पहले जब आ गया तो ये, या फिर जो संज्ञा जो हमारी क्या थी, सर्वनाम संज्ञा, जो संज्ञा या सर्वनाम जो हमारे वाक्य थे उससे यदि अगर आगे आ जाता है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, संज्ञा उपवाक्य कहलाएगा। अब गांधी जी ने कहा कि अहिंसा का पालन करो। अब इसमें दोस्तों जो हमारा संज्ञा उपवाक्य है वो क्या है, हमारा पालन करना है या फिर पालन करो है। बाकी जो की शब्द है ये हमारा संज्ञा उपवाक्यों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अरविंद ने कहा कि मैं पढ़ाई करूंगा। अब दोस्तों पढ़ाई करूंगा एक हमारा क्या है, संज्ञा उपवाक्य है, और जो की शब्द है ये हमारा एक अव्यय शब्द है जो हमारा संज्ञा उपवाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर दूसरी देखें तो दोस्तों विशेषण उपवाक्य क्या होते हैं, तो देखिएगा ऐसे आश्रित उपवाक्य जो मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करते हैं वही विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। ठीक हो गया, तो क्या कह रहा है, ऐसे आश्रित उपवाक्य जो मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। अब इससे पहले क्या कर रहा था, संज्ञा या सर्वनाम पर उसका प्रयोग जब हो रहा था तो हमारा क्या कहलाया था, वो हमारा संज्ञा उपवाक्य कहलाया था। जब विशेषण की बात आएगी तो अब संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बता देंगे वही हमारे विशेषण उपवाक्य होंगे। ठीक हो गया। अच्छा दोस्तों, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, जिन उपवाक्यों से पहले जो, जैसा, जितना, जिसका, जिसकी, जिनको, जिसके आदि शब्द लगे रहते हैं वे हमारे विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। अब दोस्तों विशेषण उपवाक्य कहने का मतलब है जो संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा देखिएगा, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है दुनिया उसका सम्मान करती है, यानी कि विशेषता बता रहा है किसका, विशेषण उपवाक्य हमारे क्या हो जाएंगे, जो व्यक्ति विशेष हम किस पे संज्ञा का प्रयोग करते हैं ना, बुद्धिमान होता है तो उसकी विशेषता बता दी। अब जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है दुनिया उसका सम्मान करती है, कहने का मतलब इसमें जो विशेषण उपवाक्य है तो जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। उसी तरीके से वे खिलाड़ी कहाँ हैं जिनको आप बुलाए थे, तो जिनको शब्द जहाँ पर मैंने आपको बताया था, जिनको, जिसका, जितने और जिसके, जितना, जो शब्द हमारे आएंगे ये किसके अंतर्गत आएंगे, विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत आएंगे। तो क्या कह रहा है, वे खिलाड़ी कहाँ हैं जिनको आप बुलाए थे, तो ये हमारा जिनको आप बुलाए थे जो शब्द है ये क्या हो जाएगा, विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, उसके बाद क्या हम क्रिया विशेषण उपवाक्य को समझे, जी बिल्कुल। देखिएगा क्या कहता है कि जो क्रिया विशेषण उपवाक्य हमारा होता है ये हमारे क्या होते हैं, जब आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है तब वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। ठीक हो गया। क्या कह रहा है, जब आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है तब वह क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। अब दोस्तों एक तो क्या है हमारा जो आश्रित हमारा क्या था, उपवाक्य था, उस आश्रित उपवाक्य ने क्या कर दिया, जो मुख्य हमारा क्या था, उपवाक्य था, उस मुख्य उपवाक्य की हमारी विशेषता बता दी या फिर उसकी क्रिया की विशेषता किसने बता दी, आश्रित उपवाक्य ने बता दी, तो वो हमारा क्या कहलाया, क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाया। अब दोस्तों इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, अगर पहचान देखें तो जिन उपवाक्यों से पहले जब, जहाँ, यद्यपि, जो, जिधर आदि शब्द लगे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। अब देखो, जब सुबह हुई, तो जब शब्द मैंने जब, तब, कब शब्द आपको बोले थे, जब ऐसे प्रारंभिक में लगे होंगे तो आप लोग समझ जाइएगा कि वो हमारा क्या है, हमारा मिश्र वाक्य है, और मिश्र वाक्य के अंदर क्रिया विशेषण उपवाक्य का एक भाग देखने को मिल रहा है। तो जब सुबह हुई तब हम खेलने गए, तो जब सुबह हुई तो दोस्तों एक क्रिया विशेषण उपवाक्य है। क्या बताता है, सुबह हुई, जब क्या हुई, सुबह हुई, समझ रहे हैं, जब क्या हुई आपकी सुबह हुई तो क्या कर रहा है, तब हम खेलने गए, तो क्या कर रहा है, जो मुख्य हमारी क्या थी, मुख्य क्रिया, जो मुख्य उपवाक्य था उसकी जो क्रिया हो रही है उसकी क्रिया की जो विशेषता बता रहा है वो हमारा आश्रित उपवाक्य बता रहा है, और कह रहा है कि जब सुबह हुई तब हम खेलने गए। ठीक हो गया। तो ये हमारा इसमें
जब सुबह हुई जो शब्द आएगा ये हमारा क्या आ जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य आ जाएगा। उसी तरीके से अगर दूसरा देखें तो दूसरा इसमें जो उदाहरण इसने दिया है, मैं तुम्हें वहीं से ले जा रहा हूँ जहाँ मेला लगा है। अब मैं तुम्हें वहीं ले जा रहा हूँ जहाँ मेला लगा है कहता है, तो कहने का मतलब जहाँ, यद्यपि, जो, पहले, जिधर, ऐसे जब शब्द आएंगे तो मैंने कहा था आपको आप क्रिया विशेषण उपवाक्य के रूप में उनकी पहचान करेंगे। तो कहता है कि अगर मैं तुम्हें वहीं ले जा रहा हूँ जहाँ मेला लगा है, तो जहाँ मेला लगा है जो शब्द हमारा बनेगा दोस्तों वो क्रिया विशेषण उपवाक्य बनेगा, यानी कि जो आश्रित उपवाक्य था वो मुख्य वाक्य की क्रिया की विशेषता इसमें बता दे रहा है कि मैं तुम्हें वहीं ले जा रहा हूँ जहाँ मेला लगा हुआ है। ठीक हो गया। तो दोस्तों ये हमने आज पढ़ा जो वाक्य हैं हमारे, वाक्य के जो भेद हैं उस पर हमने 2 भेदों को कंप्लीट करा है। संयुक्त वाक्य के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर वीडियो लंबी बनती है तो आप लोग वैसे ही स्किप कर रहे हैं। तो क्योंकि आप लोग अधिकतर जो वीडियोज़ है अभी उसको अधिकतर जो लोगों के पास से वीडियो अभी पहुंची भी नहीं है, आप लोग यदि अगर वीडियोज़ देखते हैं तो अपने आसपास के अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करा करें, क्योंकि अगर आप लोगों के अच्छे व्यूज आएंगे तो हमारा भी निरंतर मन लगा रहता है कि हाँ एक चीज़ पर हम काम कर रहे हैं और उस पर काम करने की हमें और आवश्यकता है। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये वीडियोज पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।